नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास से सर्वश्रेष्ठ 50 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। जिस भाई बहनों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। मैं ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि भारत पर जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने आक्रमण कब किया था, है ना। क्या 710 में किया था, 711 में, 712 में, 715 में। ये बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण पूछा जाता है वो कब किया था, है ना। तो ये विकल्प का चुनाव करें सही और सही जवाब दें इसका कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया था। तो जो भी लोग विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा 712 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो क्या वो मोहम्मद बिन कासिम थे, महमूद गजनबी थे, मोहम्मद गोरी थे, तैमूर लंग था, है ना। कौन था? तो इसका सही जवाब दें आप सभी लोग। तो जो भी लोग विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, अपनी तैयारी को बरकरार किए हुए हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था तो वो महमूद गजनबी ने किया था, है ना। और इसको लूट कर ले गया था इसको। तो फिलहाल इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही ट्रेंडिंग है, उम्दा है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। मैंने टॉप 30 प्रश्नों में इसको कराया भी है कि शाहनामा की रचना किसकी है। क्या अमीर खुसरो की है, उतबी की है, अलबरूनी की है, फिरदौसी की है, किसकी रचना है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग प्रश्न है ये कि शाहनामा किसकी रचना है। तो जो लोग विकल्प डी की तरफ लगा रहे हैं वो एकदम सही हैं। ये रचना फिरदौसी की है। फिरदौसी ने ही शाहनामा को लिखा था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने 1192 में जो युद्ध हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध में किसको हरा दिया था, है ना। क्या दाहिर को, राजा जयचंद को, पृथ्वीराज चौहान को या लक्ष्मण सेन को, है ना। मोहम्मद गोरी ने 2 युद्ध लड़े थे तराइन में, पहला 1191 का और दूसरा 1192 का, है ना। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जी की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में इनकी हार हुई थी पृथ्वीराज की और विजय हुई थी गौरी की, है ना। याद रखें, यहीं से इसने मुस्लिम जो जो संप्रदाय था इसको बढ़ावा दिया था। तो यही वो युद्ध था जिसमें बढ़ावा मिला था मुस्लिम संप्रदाय को। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। कह रहा है लाख बक्स किसे कहा जाता है ना। ये इसमें मंत्रा नहीं लगी है। लाख बक्स किसे कहा जाता है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को, है ना। तो मैं बता दूं कि जो मुस्लिम साम्राज्य था इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, है ना। और ये फिरोज शाह तुगलक कौन था, इसने ब्राह्मणों पर पहली जजिया कर लगाया था, नहरों का जाल बिछाया था, सिंचाई कर लगाया था, है ना। इल्तुतमिश कौन थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, गुलाम था, है ना। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम की संज्ञा दी गई है। इल्तुतमिश ने ही 40 का गठन किया था जो आगे चल के बलबन ने समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, ये बहुत ही उम्दा थी। और इनका ही कथन था कि मैं अपनी जो नीतियाँ हैं मैं किसी के कहने पर नहीं बल्कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ऐसा भी नहीं सोचता हूँ, जो जनता के लिए अच्छा होता है मैं उन्हीं को नीतियाँ बनाता हूँ, ये कथन भी इन्हीं का है। और इनका एक प्रसिद्ध युद्ध था चित्तौड़ का युद्ध जो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहती थी, है ना। तो फिलहाल लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है ना। तो इनकी ही मृत्यु हो गई थी कब, 1210 में। पोलो खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल था, पोलो खेल, जो घोड़े से गिर के मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये इसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेता है कितनी है। पोलो के खिलाड़ियों में संख्या होती है 4। और इसका जो मकबरा था वो लाहौर में था, है ना। याद रख सकते हैं इसको। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने पूर्ण करवाया था, है ना। पहले तो बता दें इसकी नींव किसने डाली थी। तो इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ये खत्म हो गए थे 1210 में, ये मृत्यु हो गई थी इनकी। तो ये निर्माण अधूरा छूट गया था। ये किसकी याद में, तो इनकी एक बख्तियार काकी थी, इनकी याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, है ना। जब ये खत्म हो गए तो इन्हीं के जस्ट पीछे लगा था इनका जो गुलाम था और दामाद था इल्तुतमिश, इसने ही इसको पूरा करवाया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक अभी बताया था, है ना। और सिकंदर लोधी इसने आगरा की स्थापना की है, याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सिजदा और पाबोस प्रथा को किसने शुरू किया था, है ना। ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या रजिया ने शुरू किया था या आराम शाही ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने शुरू किया था।
क्वेश्चन बहुत ही उम्दा और बढ़िया है कि सिजदा और पापोस प्रथा को किसने शुरू किया था? तो ये बलबन ने शुरू किया था, है ना? बलबन ने ही लौह रक्त की नीति अपनाई थी, बलबन ने ही चालीसा का गठन समाप्त किया था, है ना? तो फिलहाल और इस प्रथा को याद दिला दें, इसको ख़त्म कर दिया था आगे चल के किसने? ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। इस प्रथा को ख़त्म किया था किसने आगे चल के? शाहजहाँ ने, है ना? ये भी बहुत ही उम्दा प्रश्न है। जैसे इल्तुतमिश का चालीसा ख़त्म कर दिया किसने? बलबन ने। उसी प्रकार बलबन की ये जो प्रथा थी आगे चलकर ख़त्म किसने कर दी? शाहजहाँ ने, है ना? फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने लौह रक्त की नीति का पालन किया था? अभी मैंने बताया था कि बलबन ने ही लौह रक्त की नीति अपनाई और चालीसा का गठन जो है उसको समाप्त कर दिया था, है ना? और सिजदा और पापोस प्रथा को शुरू किया था जो आगे चलकर शाहजहाँ ने ख़त्म की थी। तो इसका सही विकल्प भी हो जाएगा, जो भी बलबन की तरफ बढ़ रहे थे वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि तूतिया हिंद हिंद, है ना? तूतिया हिंद के मतलब हिंद का तोता किसे कहा जाता? बहुत ही उम्दा प्रश्न है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। क्या अमीर खुसरो हैं, अलबरूनी हैं, अबुल फजल हैं, फैजी हैं, कौन है? तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो तूतिया हिंद है, ये अमीर खुसरो को कहा जाता है ना? ये बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि, मतलब किसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहा जाता है? क्या अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह को, सिकंदर लोदी को? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर कहा जाता है ना? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि स्थायी सेना की प्रथा किसने शुरू की थी? मतलब जो स्थायी सेना थी वो किस शासक के दौरान थी? क्या वो इल्तुतमिश के समय थी, रजिया के समय थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय थी? तो जो विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, उम्दा हैं। मतलब जो स्थायी सेना थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुई थी, है ना? और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी शुरू किया था। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ मतलब स्थानांतरित की थी, है ना? क्या वो वारंगल थी, दौलताबाद थी, हम्पी थी, लाहौर थी? क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प चुनाव करें। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पढ़ा लिखा या पागल सुल्तान की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि इस समय ये कहा गया था इसने बहुत ज़्यादा मतलब जैसे राजधानी परिवर्तन और एक आता है सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, है ना? ये इसने कुछ जो योजनाएँ थी बहुत ही सोच समझ कर बनाई थी, लेकिन उनका विफल हो जाना ही मतलब लोगों को परेशानी में समस्या डाल देना, ऐसा इन्हें पढ़ा लिखा पागल बादशाह कहा जाता था। तो इन्होंने मतलब दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, है ना? कहीं ये सिक्का, कहीं वो सिक्का, है ना? मतलब जनता को परेशान करना, है ना? तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? तो मैंने अभी बताया है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्हें पढ़ा लिखा और पागल सुल्तान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तैमूर लंग, है ना? जो कि लंग क्या है? ये लंगड़ा था, इस वजह से इसका नाम लंग पड़ गया, है ना? याद रखें ये लंगड़ा था तैमूर, इस वजह से इनका नाम पड़ गया था तैमूर लंग, है ना? 1398 में किसके शासनकाल में इसने आक्रमण किया था कि दिल्ली पर, है ना? क्या नसरुद्दीन महमूद थे, मुबारक खिलजी थे, खिजर खां थे, बहलोल लोदी थे, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प बताएं। तो जो भी विकल्प ए की तरफ पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। महमूद जो जो नसरुद्दीन महमूद थे, है ना? ये 1398 में जब ये तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, है ना? ये तैमूर लंग, है ना? 1398 में आक्रमण किया दिल्ली पर, तो उस समय नसरुद्दीन महमूद थे, है ना? इनके बारे में बता दें कि ये बहुत ही सीधे साधे शासक थे। कैसे थे? सीधे साधे थे। और ये मस्जिद के बाहर बैठकर टोपियाँ सिलकर अपने जीवन का निर्वहन करते थे। क्या करते थे? टोपियाँ सिलकर, है ना? याद रखें, टोपियाँ सिलकर अपने जीवन का निर्वहन करते थे, है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। और ये बहलोल लोदी कौन थे? ये लोदी वंश के संस्थापक थे, इन्होंने बहलोल सिक्के भी चलवाए। फिलहाल इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। स्टार लगाएं इस प्रश्न को, बहुत ही उम्दा है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, है ना? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने ही लगाया। ये क्वेश्चन तो रट गया होगा, है ना? फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? क्या फिरोज शाह तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? किसने लगाया था सबसे पहले सिंचाई का? क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प चुनें। तो ये फिरोज शाह तुगलक ही थे, इन्होंने लगाया। इन्होंने नहरों का जाल भी बिछाया था, याद रखने इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्टार लगाएं इस प्रश्न को, बहुत ही उम्दा है और पूछा जाता है कि मोरक्को का यात्री
जो इब्न बतूता था किसके शासनकाल में भारत आया था, है ना। तो इसकी एक पुस्तक भी लिखी गया है। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? उसकी पुस्तक का नाम रहला है, याद रखना इस बात को। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम रहला है, याद रखना। कि मोरक्को का जो यात्री था, जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में आया था? तो फिलहाल इसकी पुस्तक है जो पूछी जाती है कि इसकी पुस्तक है रहला, याद रखना इस, और इस प्रश्न को स्टार लगाइए, बहुत ही पूछता है। क्या वो अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था, मोहम्मद तुगलक के समय, फिरोज तुगलक के समय, गयासून तुगलक के समय? किसके समय में मोरक्को का यात्री था, है ना? इब्न बतूता। ये यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। किसके समय आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, है ना। ये मोरक्को का यात्री था। इसने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम रहला था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? बताएं, मतलब जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसने लिखी? क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प बताएं। तो फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। जिन्होंने फिरोज शाही नामक एक रचना लिखी है वो इनकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? क्या सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक कौन थे जिन्हें मतलब गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखते थे, है ना? कौन कविताएं लिखता था? अब ये विकल्प आपको चुनना है। वो अपने नाम से नहीं, है ना। जैसे मैं बीरू हूँ और मैं कविताएं लिखता हूँ, तो मैं बीरू नाम से नहीं, जैसे मैं बिट्टू नाम से कविता लिखने लगूँ, है ना। मैं बिट्टू नाम से कविता लिखने लगूँ, मैं बिट्टू नाम से कविता लिखने लगूँ, है ना। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं किस नाम से मतलब कविताएं लिखता हूँ, तो वो नाम है बिट्टू। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिट्टू नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो बीरू सिंह। तो ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि जो जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था वो कौन था? वो सिकंदर लोदी था, याद रखना है इस बात को। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, अपना जो ओरिजिनल नेम था उसको उसने छुपा रखा था। और इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की है, याद रखें। इसने आगरा को बसाया था, है ना। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, है ना। तो ये अभी मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, या इल्तुतमिश थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद तुगलक थे, कौन थे? अभी मैंने बताया था कि राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन ये किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इनकी सोच और नीतियाँ अच्छी थीं, लेकिन इनकी इन योजनाओं का विफल हो जाना ही इन्हें पढ़ा लिखा पागल सुल्तान कहा जाने लगा। फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है? मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। मतलब टॉप 30 जो भी सीरीज को देखते हैं वो इस प्रश्न को कल ले जाएंगे, उड़ा देंगे, मुझे विश्वास है इस बात का। कि जो अष्टदिग्गज है किसे कहा जाता था? कृष्णदेव राय को कहा जाता था, है ना। कृष्णदेव राय ने ही एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जामवती, है ना। कृष्णदेव राय को अष्टदिग्गज कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, क्या है इनकी पुस्तक? इनकी पुस्तक का नाम है जामवती, है ना। ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न बनता है। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था हजारा मंदिर, है ना। और इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे, इस वजह से इनका नाम पड़ा था क्या? अष्टदिग्गज, है ना। तो इस बात को भी नोट कर लें आप। तो फिलहाल इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली कौन थे? क्या डोमिंगा पायस थे, या बारबोरा जो बारबोसा थे, या नूनीज थे, या फिर डी, ए और बी दोनों? या क्या ये दोनों थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे? ये दोनों कौन कैसे थे? पुर्तगाली यात्री थे, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, है ना। कि जो डोमिंगा पायस और बारबोसा ये दोनों ही यात्री थे, पुर्तगाली थे, ये कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की है? मल्लिकार्जुन ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, तैलानी राम ने? किसने की है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो फिलहाल इसके सही विकल्प कृष्णदेव राय हो जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जिसका नाम है जामवती, है ना। ये पुस्तक किस में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, याद रखना है इस बात को। यही बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न बन जाता है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर थे या मतलब अवशेष थे वो कहाँ मिले थे? मतलब विजयनगर से अगर कोई भी बंदा है जो मेरी टॉप 30 क्लास को देखता है तो विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन को उड़ा देगा, मुझे विश्वास है ना। विजयनगर के 2 भाइयों ने मतलब इसकी स्थापना की थी, हरियर और बुक्का ने। किसने? हरियर और बुक्का ने, है ना। ये किस नदी पर है? ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है ना।
तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसमें ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1565 में, तालीकोटा का युद्ध, जो इसके पतन का कारण बना था, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि इसके जो अवशेष हैं या खंडहर मिले हैं वो हम्पी में मिले हैं। हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक का पार्ट है ना, याद रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1565 में, ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध, है ना। ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था। क्या ये बहमनी राज्य था, या विजयनगर से, या दिल्ली सल्तनत से, जौनपुर से? अभी मैंने पिछला ही वीडियो क्वेश्चन में बताया कि ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यही विजयनगर के पतन का कारण बना था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये है किस नदी पर स्थित? तो तुंगभद्रा नदी पर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह सूफी संत किससे संबंधित है? क्या मोइन चिश्ती की है, बाबा फरीद की है, अब्दुल्ला की है, बख्तियार काकी की है? जो अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह है वो किसकी है? तो ये सब कर ले जाओगे मुझे आशा है, क्योंकि बहुत ही छोटा और अच्छा प्रश्न है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। किस संत की है? सूफी संत की है। फिलहाल इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कबीर के जो उपदेशों का संग्रह है वो किस में है? शबद में है, बीजक में है, गुरु ग्रंथ में है, या सभी में है? तो इसका संग्रह बीजक में है। ये कबीरदास जी की रचना है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? मतलब ये जो भक्ति को आंदोलन को फैलाया है कि कहाँ? उत्तर भारत में। तो इसका श्रेय किसे जाता है? क्या गुरु नानक को जाता है, चेतन को जाता है, रामानंद को, कबीरदास जी को? तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रामानंद। जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे थे, इन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाया। कहाँ फैलाया था? उत्तर भारत में। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन है? क्या मीराबाई हैं, चेतन है, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं? तो कौन है? मतलब संकीर्ण जो जो संकीर्ण प्रथा है उसके जन्मदाता कौन है? तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प चेतन हो जाएगा। तो जो संकीर्ण प्रथा थी इसका चेतन हो जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है नामदेव कहाँ के संत थे? है ना। ये बहुत ही इनसे एक प्रश्न जरूर बन जाता है नामदेव से। तो ये नामदेव कहाँ के संत थे? क्या बंगाल के थे, गुजरात के थे, महाराष्ट्र के थे, उड़ीसा के थे? तो इसका सही विकल्प चुना है। ये नामदेव से प्रश्न बनता है तो ये महाराष्ट्र के थे, है ना। महाराष्ट्र से ही एक क्वेश्चन याद आ जाता है, विनोबा भावे, है ना, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? बहुत पूछा जाता है। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। वो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के ही थे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? क्या शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुज हैं, निम्बकाचार्य हैं? कौन है इन्होंने अद्वैतवाद के प्रवर्तन, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो इसके प्रवर्तक जो भी विकल्प ए को लगा रहे हैं वो सही है, उम्दा है। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवाड़ी में, लुधियाना में, जालंधर में, तलवंडी में? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है। तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर थे 1526 में, है ना। इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर सत्ता हासिल की थी, है ना। और इन्होंने ही इसी युद्ध में तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया, बारूद का किया, गोलों की या तोपों का, है ना। तो ये पहला युद्ध था 1526 का, पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर ने विजय हासिल की और मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार लगाएं इस प्रश्न को, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। गलत कैसे करोगे ये भी मैं बता दूंगा। कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी, है ना। फारसी में, तुर्की में, उर्दू में, मंगोल में, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें, फिर मैं बताता हूँ कि आप लोग गलत कैसे कर लेते हैं। गलत आप लोग ऐसे कर लेंगे मुझे आशा है, क्योंकि ये बाबर था और इसकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी, है ना। फारसी ही तो थी, है ना। तो अब ये बताओ कि जब उस राज्य की भाषा फारसी है, साम्राज्य की, तो फारसी में ही बातचीत बोलते, तो ये बताओ कि उन्होंने जो किताब लिखी होगी वो क्या फारसी भाषा में नहीं लिखी होगी, है ना। यही तो गलत दिमाग लगा लेते हैं, है ना। तो ये फारसी भाषा में नहीं लिखी थी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, डबल स्टार इसको लगाएं। कि बाबर ने अपनी जो जो कथा है, कौन सी आत्मकथा तुझके ये बाबरी, इनकी ऑटोग्राफी है किनकी? बाबर की। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसको याद रख लें, डबल स्टार लगाएं, इसको नोट करें इस प्रश्न को। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ था? वो युद्ध कौन सा था? क्या खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था, है ना। तो कौन सा युद्ध था? तो वो युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था वो, है ना, जिसमें हुमायूं खान ने निर्णायक युद्ध से पराजित हुआ था, है ना। 1540 का कन्नौज का। इसी को कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध, है ना। बिलग्राम का युद्ध, है ना, इसी को कहा जाता है कन्नौज के युद्ध को, जो शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था, है ना। और एक और क्वेश्चन बता दें, खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला।
हुमायूंनामा की रचना किसने की है? रोशन आरा ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने, गुलबदन बेगम ने। जो हुमायूंनामा है इसकी रचना किसने की है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो ये हुमायूं है ना, ये यहीं से पकड़ लेंगे कि हुमायूं की बेटी थी कौन? गुलबदन बेगम, उसी ने इसकी रचना की है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? रोहतासगढ़ में, कलिंजर में, सासाराम में, पटना में। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग मेरे टॉप 30 सीरीज को नहीं देखते हैं वो रोज़ देखें। आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से करने आ जाएंगे, मेरा विश्वास है ऐसा। तो फिलहाल शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में है ना। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड भी चलवाया था। इसने रुपया चलवाया था, है ना। एक भूमि मापने के लिए उपयोग किया था, क्या किया था? सन की डंडी का उपयोग, सन की डंडी का प्रयोग किया था, है ना। तो याद रखें इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की है? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने, जो अब्दुल खान खाना है, किसने ये अब अकबरनामा की रचना की है? तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये अबुल फजल की रचना है, याद रखें, स्टार लगाएं इसको, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है ये अकबरनामा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? बहुत ही स्टार लगाएं इस प्रश्न को, कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो जो युद्ध हुआ था, है ना, वो 1570 था, 72 था, 1557 था या 1576 था? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। ये पानीपत का, ये हल्दी घाटी का युद्ध था, है ना, याद रखें इस बात को। और पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक नाम था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किस मुगल शासक में न्याय की घंटी लगवाई थी? कि औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? किसने न्याय की घंटी लगवाई थी, न्याय की जंजीर लगवाई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो ये जहांगीर थे जिन्होंने अपने दरबार के चारों तरफ ऐसी घंटियां लगवा दी थी, इन्हीं को बजाकर लोग न्याय मांगते थे, है ना। ये जहांगीर हैं, है ना। इन्होंने 1716 में शायद मतलब बात करते हैं क्या कि इन्होंने तम्बाकू को बैन कर दिया था अपने राज्य में, दाढ़ी भी नहीं बनवा सकते थे लोग, है ना। फिलहाल इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो क्या अकबर के समय हुआ था, बाबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय? किसके समय हुआ था मुगल काल में चित्रकला के विकास? तो ये जहांगीर के समय ही हुआ था। शुरू किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय। और चरमोत्कर्ष पर जो चित्रकला पहुंच गई थी वो जहांगीर के समय, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक जो जो हिंदू मनसबदार थे वो किसके समय में थे? अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय, है ना। तो ये औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने, है ना। तो ये दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? 43 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये दिल्ली का जो लाल किला है शाहजहां ने बनवाया था। पुराना किला की बात करें तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्टार लगाएं इस प्रश्न को, बहुत ही उम्दा और बढ़िया प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को, है ना, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को और फांसी पर लटकवा दिया था? क्या जहांगीर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे, जो बहादुर शाह जफर थे, कौन थे? तो बता दें ये जहांगीर थे, इन्होंने ही गुरु अर्जुन देव को लटकवा दिया था। और ये कौमे गुरु थे, 7वें गुरु थे, है ना। औरंगजेब ने 9वें गुरु, जो कि जिनका नाम क्या था? तेग बहादुर सिंह था, है ना। तेग बहादुर को फांसी पर लटकवा दिया था। ये दो प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग है कि जहांगीर ने किसे? अर्जुन देव को, और औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटकवा दिया था। क्वेश्चन नंबर, फिलहाल इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? बाबर को, औरंगजेब को, हुमायूं को, शाहजहां को? किसे कहा जाता है? मैंने बताया था कि सारी प्रथाओं को बैन करवा देना, हिंदू के मज़ारों, मतलब हिंदू के त्योहारों में भाग न लेना, मज़ारों पर ना जाना, मंदिरों मस्जिदों में ना जाना, औरतों को मना कर दिया, है ना। और मदरा पान बंद करवा देना, हर चीज़ को बैन करवा दिया। तो वो को थे? औरंगजेब थे, याद रखें। इन्होंने ही अपने भाई दारा सिकोई को बहुत बेरहमी से सड़कों, दिल्ली की सड़कों पर मार डाला, है ना, कीचड़ उछाला, यही थे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ये बहुत ही सिंपल और छोटा प्रश्न है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बता दूंगा। क्या नूरजहां थी, गुलबदन बेगम थी, रोशन आरा थी, जो मुमताज़ महल थी, कौन थी? तो गुलबदन बेगम ये हुमायूं की पुत्री थी, याद रखना, इसने ही हुमायूं नामा की रचना की है। नूरजहां कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी, जिनकी माँ का नाम अस्वद बानो बेगम था। इन्होंने इत्र निकालने की विधि अपनाई थी। इत्र से याद आता है कि इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, ये गंगा के दुआ पर स्थित है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। ये ताजमहल था। पहले ही बता दें कि ये ताजमहल आगरा में बनने वाला नहीं था, ये बनने वाला था बुरहानपुर में, है ना।
बुरहानपुर में बनने वाला था, है ना। अब ये बुरहानपुर कहाँ है, ये एमपी में पड़ता है। ये जो मुमताज़ महल थी, इनकी प्रसव के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये जब बुरहानपुर में ख़त्म हुई तो शाहजहाँ ने सोचा कि इनका मकबरा यहीं बनवा दिया जाए, लेकिन वहाँ ऐसी मतलब लकड़ियों पे बनवाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन वहाँ ऐसी कोई नमी नहीं थी या ऐसी कोई विशेष वो नहीं थे जिससे बन पाए, तो वो प्लान फेल हो गया और इसका मकबरा आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवा दिया गया, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की है? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने, किसने की है? तो मैंने बताया था अभी कि जहांगीर ने किसको मरवाया था? अर्जुन देव को, है ना। वो गुरु कौन थे? 7वें गुरु थे। और औरंगजेब ने किसको मरवाया था? याद रखना इस बात को। औरंगजेब ने मरवाया था 9वें गुरु अर्जुन देव को, है ना। ये 2 हत्याएं करवाई थी जहांगीर ने और औरंगजेब ने। जहांगीर ने 7वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्होंने औरंगजेब ने ही मरवा दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प औरंगजेब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? क्या कैप्टन हॉकिंस था, टॉमस रो था, एडमंड टेरी था, कैप्टन एग्न्यू था, है ना। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था पहला शासक कैप्टन हॉकिंस था। ये जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर से इसने फ़ारसी भाषा में बात की और इतनी अच्छी तरीके से बात की कि इसने जहांगीर का दिल मोह लिया। और मतलब ये क्या था, ये अपनी जो फैक्ट्री लगने वाली थी उस पर ये साइन वाइन करवाने आया था कि मैं यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, हस्ताक्षर। लेकिन उस समय उसने ऐसा वार्तालाप में इसको मोहित किया कि उसने मतलब आज्ञा तो दे दी और ये भी कहा कि तुम आज से यहीं रहोगे आगरा में। और ये भी कहा था, क्या कहा था इसने? इसने ये भी बोला था कि 400 का मनसब भी दिया था इसको, है ना। 400 का मनसब भी दिया था और बोल दिया जाओ तुम खोल लो। और मतलब इससे प्रसन्न हो गए थे जहांगीर, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। 400 का मनसब भी दिया था, याद रखना। ये पूछा जाता है कितने का मनसब दिया था? 400 का मनसब दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? अहमद शाह को, मोहम्मद शाह को, जहांदार शाह को, बहादुर शाह को। जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। ये क्या है कि मोहम्मद शाह कभी कभी दरबार में मतलब स्त्रियों के कपड़े ऐसे मतलब पूरी वेशभूषा में साड़ी में आ जाते थे, है ना। और ये पूरा श्रृंगार विंगार करके आते थे, मांग वांग भर के, बिंदी बिछिया ये सब, है ना। और चूड़ियाँ वुड़ियाँ। अब ये बताओ कोई भी राजा अपने दरबार में ऐसे आएगा, है ना, तो वो कैसा कहेगा? रंगीला बादशाह तो कह ही कहलाएगा ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये टॉप 50 का लास्ट प्रश्न है। अगर मेरे सेशन अच्छा लगा हो, मैंने पूरी वीडियो में कहीं भी लाइक और शेयर की बात नहीं की है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। फिलहाल लास्ट प्रश्न का जवाब देते जाइए कि अष्टप्रधान किसे कहा जाता है? क्या अकबर को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, कृष्णदेव राय को, है ना। कन्फ्यूज नहीं होना है। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता है। और शिवाजी को कहा जाता है अष्टप्रधान, याद रखना, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलते हैं और मिलते हैं अगले ही सेशन में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।